एक मुश्किल पार्ट है, मतलब जो कोर सिलेबस जो है, चाहे वो पीएमएस हो, चाहे वो एफपीएससी हो या पीपीएससी हो, जितने भी टेस्ट हैं हमारी डिस्कशन हुई थी। तो करंट अफेयर जो है और एवरीडे साइंस, आज हम करंट अफेयर में से जो यूएनओ या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल और यूएनओ की जो अंडर आती है ऑर्गेनाइजेशन, उन ऑर्गेनाइजेशनों को करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि आज ये हम ऑर्गेनाइजेशन खत्म करें ताकि आपका फियर दूर हो। उसके अलावा हम इसके बाद इन्वायरमेंटल लॉस करेंगे। इन्वायरमेंटल लॉस उनकी बड़ी बेहतरीन जो है मैंने स्लाइड बनाई हुई है पावर पॉइंट के ऊपर पीडीएफ में। तो उसके थ्रू आपके सारे क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जितने भी वन पेपर के उसके एमसीक्यूज हैं, और बड़े कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज हैं जो कि लोगों से क्लियर नहीं होते। बात चीजें बड़ी आसान होती हैं, आप मॉडल पेपर से कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो है इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करते हैं यूएस से। हाँ जी, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्टार्ट जो है वो वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के बाद होती है। पहले जो है दुनिया इतनी कनेक्टेड नहीं थी, ग्लोबलाइजेशन नहीं थी। तो जब ग्लोबलाइजेशन आई, कनेक्टिविटी आई, तो उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है या एक करंट अफेयर का जो सब्जेक्ट है वो इमर्ज हुआ। तो वर्ल्ड वार वन जो है उसके वो एमसीक्यूज पूछते हैं कि स्टार्ट किस वजह से हुई थी। तो वर्ल्ड वार वन जो है वो स्टार्ट हुई थी फर्डिनेंड, ठीक है, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता था, एक रॉयल फैमिली से था। इसने ऑस्ट्रिया के मतलब और हंगरी के तख्त के ऊपर अभी यही नेक्स्ट जो रूलर था इसने अज्यूम करना था, और इसकी वाइफ ने, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को सराजीवो में कत्ल कर दिया गया 28 जून 1914 को। आपको पता है मुगलिया जो बादशाह है उसमें भी जो मोनार्की होती है उसमें आपको पता है कि जैसे भी तख्त चलता आ रहा है, जब तक डेमोक्रेसी नहीं थी तो उस वक्त तक जो है मेन यही होता था कि कत्ल ही होते थे, असैसिनेशन हो जाती थी। तो सराजीवो में बोस्निया का एक गैब्रिलो प्रिंस का नौजवान लड़का था, स्टूडेंट था, 19 साल का। उसने फर्डिनेंड को और उसकी बीवी को 28 जून 1914 को कत्ल कर दिया सराजीवो में। तो उसके बाद जो है वो वर्ल्ड वार वन जो है वो 28 जुलाई को वो फॉर्मली स्टार्ट होती है 1914 को, ठीक है। 28 जुलाई मतलब जितना इस मैसिव लेवल पे वो हाईलाइट होता है, ठीक है। जैसे हमारा आप देख लें कि ज़ैनब अलर्ट बिल एक मतलब वो एक केस हुआ रेप का छोटी बच्ची के साथ, तो इतना सोशल मीडिया पे या सियालकोट जो था तो गवर्नमेंट ने मतलब उसके ऊपर एक लॉ बनाया। ऐसी बहुत चीज़ें जो है ना वो इतनी हाईलाइट हो जाती हैं तो दुनिया कनेक्ट हो जाती है। तो ये उसका कत्ल जब वो इतना हाईलाइट हुआ तो वहां से एक वार शुरू हो गई जिसे हम वर्ल्ड वार वन कहते हैं। ये 4 साल तक वार रही और ये एंड कब होती है, नवंबर 11 1918 को। हमारे जीके के रिलेटेड जो एमसीक्यूज हमने करने थे ये इसकी डेट करनी थी और उनका मर्डर करना था, किसने किया। ये 2-3 एमसीक्यूज थे। एंडिंग डेट कब थी, ईयर जो है मतलब कितने ईयर तक जो है ना ये वार रही, तो 4 साल तक 11 नवंबर को 1918 को ये वार खत्म होती है। अच्छा, तो इसके बाद
वुड्रो विल्सन जो था अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसने 14 पॉइंट्स दिए जब वार खत्म हुई कि पीस को इनिशिएट करने के लिए, दुनिया में चेंज लेके आने के लिए, कि नेक्स्ट जो है इस तरह की कोई वार ना हो। तो उसने 14 पॉइंट्स दिए जो कि पब्लिश हुए 8 जनवरी को 1918 को। ठीक है, 8 जनवरी 1918 को वुड्रो विल्सन जो था, मतलब इसका एक बड़ा फेमस केस है, पॉलिटिकल साइंस में भी पुट करते हैं कि अमेरिकन सेनेट की जब पावर आती है कि अमेरिकन सेनेट की कितनी पावर है। वुड्रो विल्सन ने अपने तौर के ऊपर डिसाइड तो कर लिया था दुनिया में लीड करने के लिए, लेकिन जब लीग ऑफ नेशन बनी तो उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया वुड्रो विल्सन को, क्योंकि सेनेट की कंसेंसस नहीं था इसके ऊपर। तो ये जो डेट है, वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स हैं वो पब्लिश किए, ठीक है, 8 जनवरी 1918 को। तो वुड्रो विल्सन जो था एक फेमस लीडर था, इसकी हिस्ट्री जो है वो थोड़ी बहुत हमें पता होनी चाहिए। वुड्रो विल्सन जो है ये 28 दिसंबर 1956 को वर्जीनिया स्टेट है अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, वर्जीनिया स्टेट में पैदा हुआ और ये इसकी मौत का हुई 3 फरवरी 1924 को। 67 साल का वुड्रो विल्सन था जब ये फौत हुआ वाशिंगटन डीसी में, और इसकी पार्टी कौन सी थी? डेमोक्रेटिक। अच्छा, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाती है, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड था उनका। लीग ऑफ नेशन जो है ये एक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी दुनिया की जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये कब बनी? 10 जनवरी 1920 को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के होने के ऊपर, जो कंडक्शन के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, लीग ऑफ नेशन, 10 जनवरी 1920 को, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म किया। और इसका जो फॉर्मल ऑपरेशन था, यानी ये कब तक एक्टिव रही, 10 जनवरी से लेके 1920 से स्टार्ट होके 20 अप्रैल 1946 तक ये चलती है, क्योंकि 1945 में यूएनओ बन जाती है। तो यूएनओ के बनने के बाद लीग ऑफ नेशन की वैल्यू जो है या नीड जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव। अच्छा, आगे वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसके ऊपर हम आते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट होती है 1 सितंबर 1939 को और एंड कब होती है? 2 सितंबर 1945 को। 6 साल की बाद रहती है। इसके लिए 2-3 एमसीक्यूज थे, ये आपने देख लेने हैं। तो यूएनओ जब बनती है तो एफडीआर था, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसने इसका नाम प्रपोज किया था। ये भी बीपीएससी में कई दफा एमसीक्यूज आ चुका है कि जो लीग ऑफ यूनाइटेड नेशन थी उसका नाम किसने प्रपोज किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका में जो आज सोशल प्रोटेक्शन लॉज है, फिर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1935 का एक उनका एक्ट है, सोशल प्रोटेक्शन एक्ट। तो एग्जामिनर जो है उसका यूएसए जो है वो फेवरेट एक एरिया है, यूएसए की हिस्ट्री जो है, मेन जो उनके प्रेसिडेंट है, इस वजह से मैं साथ साथ जो है ना चीजें ये रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कब यूनाइटेड नेशन जो है वो स्टार्ट होती है, उसकी कॉन्फ्रेंस होती है सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में, 26 जून 1945 को। ठीक है, तो इसका चार्टर जो है यही मतलब चार्टर कैब से हो जाता है। तो इसका चार्टर कैब साइन हुआ 26 जून 1945 को। 6 इसकी लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज को आप फेसर से याद रख सकते हैं, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन। ठीक है, और ये स्लाइड्स
इंशाल्लाह आपसे शेयर भी हम कर देंगे। इसका मोटो क्या है, इट्स योर वर्ल्ड, और इसका मेन पर्पस जो है दुनिया में पीस लेके आना है। और इसकी सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका ऑर्गन है यूएनओ का, वो जनरल असेंबली है। यूएनओ का डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ये इसके रिलेटेड जो है ना सीक्वेंस है। तो ये इसके 6 ऑर्गन है: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो 2022 में इसका जो सेशन हुआ, वो कौन सा सेशन नंबर था ये आपको पता होना चाहिए। वो 77 नंबर था। 19 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक 2022 में हुआ। ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट एरिया है जिसको आपने टारगेट करना है। तो मैंने क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बनाए हुए हैं और पास पेपर भी साथ में ऐड किए हुए हैं, जो पास पेपर में क्वेश्चन आते रहे हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन कुछ देख रहा था लोगों के, तो वीडियो शेयर नहीं होगी, मुश्किल है। रिकॉर्डिंग वो जो है ना, कुछ लोग इतने मतलब होते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ जो है ना वो मिल जाएगा, मैं कुछ भी करना ना पड़े। अच्छा, तो जनरल असेंबली जो है, जनरल असेंबली 9, इसके मेंबर कितने हैं? 193 मेंबर है। अब्दुल्ला शाहिद जो है वो 76 प्रेसिडेंट थे, जिसने 2021 की जो असेंबली सेशन था उसको प्रिजाइड किया था। 2022 का जो सेशन था, ठीक है, सफा क्रोसी जो है हंगरी से, ये एक इंसान था। 77 इसका नंबर है प्रेसिडेंट का, ठीक है। इलेक्ट वो कब हुआ? 7 जून 2022 को। और उसने अपनी जिम्मेदारी जो है वो कब अज्यूम की? 13 सितंबर को। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो 1 ईयर उसकी टर्म होती है, ठीक है। फिर इंडिया और पाकिस्तान के आगे एमसीक्यूज आ जाते हैं। इंडिया से विजय लक्ष्मी पंडित एक औरत थी, 8वीं प्रेसिडेंट बनी जनरल असेंबली की 1953 को, ठीक है। और पाकिस्तान का जो, पाकिस्तान से सर जफरुल्लाह खान जो थे वो 17 प्रेसिडेंट थे, ठीक है। 17 प्रेसिडेंट थे। 1962 में वो बने जनरल असेंबली के। 17वें प्रेसिडेंट जो थे वो सर जफरुल्लाह खान थे, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था। और वो 4th स्पेशल जिसके मेंबर बने 1963 में। तो ये पीएमएस हो तो जितने भी जैसे पाकिस्तान हिस्ट्री है उसमें भी वो क्वेश्चन ये बना के दे देते हैं। तो ये सर जफरुल्लाह खान है, 1962 को जनरल असेंबली में बैठे हुए हैं। और ये विजय लक्ष्मी पंडित है। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग होती जाएंगी स्लाइड्स जो है, जैसे जैसे हमारा सेशन बढ़ता जाएगा तो हमारी स्लाइड्स जो है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर काम भी बढ़ता जाएगा और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के 10 परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर जो है उनकी टर्म जो है वो 2 ईयर होती है। जो परमानेंट मेंबर है उन्हें P5 कहते हैं और उनके पास वीटो पावर होती है। पाकिस्तान, ये बड़ा एमसीक्यू एग्जामिनर ने पूछा है कि पाकिस्तान कितनी दफा जो है उसका मेंबर बने हैं, नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं सिक्योरिटी काउंसिल का। तो सिक्योरिटी काउंसिल का जनाब 7 दफा पाकिस्तान जो है वो मेंबर बने हैं, ना एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया कितनी दफा बने हैं? 8 दफा इंडिया नॉन सिक्योरिटी, नॉन परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर बने हैं। जापान सबसे ज्यादा जो है 11 दफा बने हैं। तो ये मैंने इसका चार्ट लगाया था। ब्राजील 10 दफा बने, अर्जेंटीना 9 दफा, इंडिया 8 दफा, पाकिस्तान, कोलंबिया, इटली, कनाडा। तो ये इनके आप पढ़ सकते हैं।
तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके एमसीक्यूज आते हैं कि इसमें जजेस कितने हैं, 15 जजेस हैं और एक जज जो है उसकी टर्म कितनी है, 9 ईयर टर्म है। तो इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड में। ठीक है, तो पाकिस्तान से सर जफरुल्लाह खान जो थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एज अ जस्टिस वो सिलेक्ट हुए 1954 से 1964 तक, 10 साल तक जो है। और इसके प्रेसिडेंट भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। वाइस प्रेसिडेंट जो है 1958 से 1961 तक रहे। ये बड़ी दफा एग्जामिनर ने वाइस प्रेसिडेंट का भी क्वेश्चन पूछा है। तो जब आपको एक ही जगह पे चीजें मिल जाती हैं तो फिर नॉलेज की हमेशा तब लर्निंग होती है जब आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको 2-3 टॉपिक छोटे छोटे करवाए कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस यानी उनका डिफरेंस क्या। जब आप चीजों को रिलेट करते हैं, जैसे कि मैंने स्पीड ऑफ लाइट के एमसीक्यूज करवाए, आपको स्पीड ऑफ साउंड के एमसीक्यूज करवाए, तो ये मेरी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट टाइम जो है उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आते हैं वो आपके हो जाते हैं। तो जैसे देखें कि अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके एमसीक्यूज जो एक ही जगह पे आपको कंपाइल हुए नजर आ जाए। प्रेसिडेंट कब बने, 1970 से लेके 1973 तक। तो बाकी यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली में ऐसे ही होता है जैसे कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसके जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं ये एग्जामिनर के बड़े फेवरेट एरियाज हैं जिनसे वो बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले जो इसके सेक्रेटरी जनरल थे वो ट्रीगीव, ठीक है, नॉर्वे से थे 1946 से लेके 1952 तक। ठीक है, उसके बाद जो एशिया का सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी बना इसका सेक्रेटरी जनरल, तो वो यूथ एंड था म्यांमार से 1961 से लेके 1971 तक, 10 साल तक 2 टर्में उसने ली। एक टर्म 5 साल की होती है। तो यूथ एंड जो था वो पहला एशियन था जिसने जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन जितनी भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो इस फर्स्ट एशियन जो था वो यूथ एंड था। फिर उसके बाद अफ्रीका से कोफी अनान है, गाना से, ये बड़ा पीपीएससी में वो रिपीट करता रहा है एमसीक्यूज। तो 1997 से लेके 2006 तक ये गाना का जो एक पॉलिटिशियन था कोफी अनान, उसने एज अ सेक्रेटरी जनरल लीड किया। उसके बाद जो उसका फेवरेट एरिया है बन की मून के बारे में, क्योंकि ये लेटेस्ट है। अभी आपको पता है उसमें गुटरेस है, अंटोनियो गुटरेस जो है पुर्तगाल से, तो वो पुर्तगाल का प्राइम मिनिस्टर भी था। तो बन की मून जो है वो कोरिया से है, उसने कब लीड किया एज अ सेक्रेटरी जनरल 2007 से लेके 2016 तक। इसके बाद पीएमएस में वो मुख्तलिफ जो है दूसरे कंट्रीज का भी पूछता रहा कि ऑस्ट्रिया से जो एक डिप्लोमेट था, जो पॉलिटिशियन था, वो सेक्रेटरी जनरल बना कुर्ट वेल्डेम। तो वो 1972 से लेके 1981 तक, ठीक है, जब पाकिस्तान में जुल्फी का दौर चल रहा था, जुल्फकार अली भुट्टो का दौर चल रहा था, तो तब ऑस्ट्रिया का, ठीक है, कुर्ट वेल्डेम जो था वो सेक्रेटरी जनरल था। इसी तरह डैग हैमर्स जॉर्ज जो था वो स्वीडन से बिलोंग करता था 1953 से लेके 1961 तक। तो ये आपने देख लेने हैं, कंपाइल्ड हुई चीजें हैं। ठीक है, आगे है ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट। तो ये इसका एक एमसीक्यू आता है कि ये कब इसने अपने ऑपरेशन सस्पेंडेड किए, 1994 को।
जब पलाओ की इंडिपेंडेंस गेन हो गई तो यूएनओ ने इसका पर्पस क्योंकि फुलफिल हो गया था, उन्होंने ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दिया। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये भी 26 जून 1945 को जब चार्टर साइन हुआ यूएनओ का, तो तब से ये बनी। इसका प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, लीचिजारा जो है, ये बुल्गारिया से है, ठीक है, और इसकी टर्म जो है वो 1 ईयर। इसके मेंबर कितने हैं? 54 मेंबर है। एजेंडा 2030 तक जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा है। काफी लोग बिगिनर भी होते हैं, उनको पता नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये यूएनओ के अडॉप्टेड 17 गोल्स हैं, जो कि एक टारगेट है डेवलपमेंट का, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन जो आ रही है उनकी डेवलपमेंट मुतासर ना हो। ये 2015 में अडॉप्ट किया गया और 2030 तक इसका टाइमलाइन है। 2030 तक इस एजेंडे को फुलफिल करना है सारे कंट्रीज ने। तो उसके इससे पहले जो था वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। ये भी पता होना चाहिए, काफी लोग बड़े बिगिनर लेवल के होते हैं तो इस तरह की चीजें उनको करवानी पड़ती हैं। मुनीर अकरम, मुनीर अकरम पाकिस्तान के, आपको पता है, सिविल सर्वेंट है। तो 77 जो है ना वो इसके प्रेसिडेंट बने। 23 जुलाई को 2020 को जबकि कोविड का ड्यूरेशन चल रहा था, तो ये बड़ा हाईलाइट हुआ था, ठीक, पीटीआई के दौरान। आगे आती है फूड ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसका मोटो आपको पता होना चाहिए। जितनी भी डेवलपमेंट होती है एग्रीकल्चर के लिहाज से और फूड के लिहाज से, उनको डील कौन करता है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम, इटली में है। रोम जो था, इटली जो था, ये मशहूर था एग्रीकल्चर के लिहाज से दुनिया में। अब तो सारी दुनिया ही बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन रोम जो था वो एंशिएंटली एग्रीकल्चर में टॉप पे होता था। तो इस वजह से एग्रीकल्चर और फूड जो है उसके हवाले से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया? रोम, इटली में। और इसका जो मोटो है, लेट देयर बी ब्रेड। तो अभी भी इनके प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि हमारा फ्लड है 2022 में जो आए हैं बलोचिस्तान का एरिया है, यहाँ के साउथ अफ्रीका जो है, सोमालिया उसका एरिया है, म्यांमार में जो ये जो रोहिंग्या का इशू है, उसमें यूनाइटेड नेशन फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो ये कब फाउंड हुई? ये बड़ा एग्जामिनर का फेवरेट एमसीक्यूज है। और पाकिस्तान ने सबसे पहले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यूएनओ जल्दी से लगा देते हैं कि पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन किया था। यूएनओ को ज्वाइन पाकिस्तान ने लेट किया था 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन किया था। लेकिन 7 सितंबर को पाकिस्तान ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। 7 सितंबर 1947 को। तो ये फाउंड कब हुई? 16 अक्टूबर को 1945 को। अच्छा, अब यूएनओ के डेज आते हैं, जो कि मोस्टली डेज है ना, जब जिस डेट को वो ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है उस डेट को वो डे बना लिया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर फूड के लिहाज से जो डे बनाया जाता है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह जो अभी हम आगे करेंगे, एमसीक्यूज आया होता कि ओजोन डे जो है पीएमएस के पेपर में 2023 में जो अभी पेपर हुए, तो काफी लोग समझते हैं कि पता नहीं इनको कैसे याद रखना होता है, ये इतने कैसे आ जाते हैं डेज, या कैसे याद होंगे। तो ओजोन जो है प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो 16 सितंबर को 1987 को हुआ था। 1987 को 16 सितंबर को हुआ था। तो उसी वजह से ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि वो कनाडा के अंदर, मॉन्ट्रियल के अंदर
ओजोन को कैटर करने के लिए, ओजोन के इशू को डील करने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन हुए थे, रूल्स साइन हुए थे। तो उस वजह से ओजोन डे जब 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल इसका कौन है? ठीक है, टू डांगियो। और दुनिया में 828 मिलियन पीपल जो है वो फूड से सफर कर रहे हैं। अच्छा, सीआईए, तो एमओडी के पेपर में सीआईए के उसने क्वेश्चन पूछा कि डायरेक्टर जनरल उसका कौन है? विलियम जे बर्न्स। तो कब उसने चार्ज संभाला? मार्च 29, 2021 को। हैरी एस ट्रूमैन जो था अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में मतलब रोज एफडीआर था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और उसके साथ हैरी एस ट्रूमैन था। यानी इन दोनों की प्लानिंग, इन दोनों की जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो अमेरिका में यूज हुई। तो हैरी एस ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है अमेरिका की बड़ी फेमस है। सीएसएस में जिन लोगों ने अमेरिकन हिस्ट्री रखी होगी उनको पता होगा। तो हैरी एस ट्रूमैन के ड्यूरेशन में ये बनी। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है ये कब बनती है? ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जुलाई 29 को 1957 को बनती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन यूनियन में एक कंट्री आता है, यूरोप के अंदर एक कंट्री आता है कि जहाँ पे जितनी भी एनर्जी के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ऑस्ट्रिया में बिलोंग करती हैं। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग है, ओपेक जो है उसका हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया में है, वियना में है। ठीक है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है वो भी, उसका हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया वियना में है। अब एटॉमिक एनर्जी डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखिए कितनी चीजें आपकी हो रही हैं एक ही जगह के ऊपर, कितनी चीजें जो है आपकी इकट्ठी हो रही हैं। जैसे 2 दिसंबर जो है वो न्यूक्लियर डे, न्यूक्लियर एनर्जी डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है ये एयरपोर्ट के रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि सिविल एविएशन के मामला को डील करती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को। इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है, कनाडा मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल में हमने और क्या पढ़ा है कि ओजोन की जो प्रोटोकॉल साइन हुए थे वो भी मॉन्ट्रियल कनाडा में हुए थे। मॉन्ट्रियल कनाडा में। कनाडा का कैपिटल क्या है? ओटावा। तो ये भी वो एमसीक्यूज पूछता है। दिसंबर 7 को 1944 को ये बनी। इसके काउंसिल का प्रेसिडेंट साल्वाडोर था और सेक्रेटरी जनरल जो था कार्लोस सालाजार था। और इसका डे भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आप पीपीएससी के पेपर उठाएं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि 7 दिसंबर को वो कितनी दफा पेपरों में रिपीट करेगा सिविल एविएशन डे को, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बनी 7 दिसंबर को थी। 7 दिसंबर 1944 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो उस वजह से उसने भी सिविल एविएशन डे को 7 दिसंबर को जो है ना ऐसा मनाना शुरू कर दिया, सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अभी समझ आ रही है ना आपको? कोई आवाज का इशू हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो जरूर बताएं। कोई जीके के लिहाज से आपकी क्वेरी हो, कोई चीज आपको परेशान कर रही हो तो जरूर बताएं आप। अच्छा, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आगे थोड़ा कलर भी ज्यादा यूज किए हैं तो इंशाल्लाह जो है ना इंटरेस्टिंग है। अब देखें लोग जो है ना, हर बंदा चाहता है कि कुछ भी ना करना पड़े, लेक्चर भी ना सुनना पड़े, पता नहीं 2-4 दिन में हो जाए। तो इतनी जो है ना इस
64% यूथ ओरिएंटेड कंट्री जो है, वहाँ पे इतनी जो है ना जल्दी कामयाबी हासिल नहीं होती कि आप कुछ सुने भी ना, कुछ पढ़े भी ना, पता नहीं इनको क्या चाहिए कि जो है ना इनको सक्सेस फौरन ही मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े। तो और बाकी जो है वही इधर उधर चीजें घूमते फिरते रहना है, पढ़ना नहीं है कि कहीं से पढ़ाने वाला भी बंदा हो तो उससे भी फिर नहीं पढ़ना, वही है कि कोई शॉर्टकट बता दे, कोई गैस बता दे, तो ये एक चीज को छोटा सा डॉक्यूमेंट हो जिसके अंदर पूरा पेपर जो है ना एफपीएससी का वो पड़ा हो। ऐसे जो है ना लुक्स और तुक्के जो होते हैं ये जिंदगी रियलिटी में काम नहीं आते। रियलिटी में मेहनत ही काम आती है। जो लोग मेहनत करते हैं, मुश्किल बर्दाश्त करते हैं। मुझे पता है कि लिसन करना मतलब या किसी चीज के लिए बैठना कितना मुश्किल है, लेकिन देखिए आपको एक चीज एनालाइज करके एक जगह पर मिल रही है इतनी खूबसूरत अंदाज में, ठीक है, इतना लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, बुक्स इतनी आपको कंफ्यूज करेंगी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से। और पीएमएस का आप समझे कि आप 40% कोर्स जो है आप जब आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो या करंट अफेयर कर रहे हो तो आप ये समझा करें कि आप पीएमएस के 40 मार्क्स कर रहे हैं, ठीक है। आपका पीएमएस का जीके तैयार हो रहा है और आपको पता है 40 मार्क्स की पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। अच्छा, तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है 1919 में बनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना जितनी भी इंटरनेशनल से शुरू हो या जितनी भी वर्ल्ड से शुरू हो, 95% जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो और शुरू इंटरनेशनल या कि वर्ल्ड से स्टार्ट हो, और मोस्टली उनके वर्ल्ड होते भी 3 हैं, तो वो उनकी हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो मतलब आपने एवं भी जो है हमने वहां को तुक्का नहीं लगाना, लेकिन मैं चीजें आपको क्लियर, जैसे ऑस्ट्रिया के बारे में मैंने आपको बताया कि वो एनर्जी के रिलेटेड जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो ऑस्ट्रिया में है। फिर फूड के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो कहाँ पे है, रोम में है, ठीक है। तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के मार्ज वजूद में आई, उसके होने की वजह से वहां पे चीजें डिस्कस हुई। तो इसका डीजी जो है वो गिलबर्ट फोसन होंगू है, ठीक है, होंगू टोगो का ये पॉलिटिशियन था, और टोगो का प्राइम मिनिस्टर 2008 से 2012 तक रहा। वर्ल्ड इसके साथ ही इसी ऑर्गेनाइजेशन लेबर के रिलेटेड ही एक इंटरनेशनल डे है जो 28 अप्रैल को मनाया जाता है, टू प्रमोट द प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड डिजीजेस ग्लोबली। बीमारियों को रोकने के लिए जो कि लेबर के रिलेटेड होती हैं, उनकी हेल्थ के रिलेटेड, उनकी सेफ्टी के रिलेटेड एक डे मनाया जाता है 28 अप्रैल को, ठीक है। तो ये जनाब एमसीक्यूज थे जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक बनते थे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 17 मार्च 1948 को बनती है लंदन यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर भी यूनाइटेड किंगडम में ही है। ये एमसीक्यूज भी बड़ी दफा उसने रिपीट की है, स्पेशली हेडक्वार्टर के लिहाज से। तो किटिक लिम जो है इसका सेक्रेटरी जनरल है। जब आप 2-4 दफा ये इसको रीड करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, तो आपको ये चीजें फिंगर टिप पे हो जाएंगी। पाकिस्तान का इसका मेंबर बना, ये भी एमसीक्यूज उसने आप पास पेपर कहीं पे देख लें तो उसने बड़ी दफा ये रिपीट किया हुआ है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेंबर बना है 1958 को। 1958 को पाकिस्तान जो है वो पहला आईएमएफ का प्रोग्राम भी 1958 में होता है हमारा। तो डे ऑफ सी फेयर जो है वो जून 25 को मनाया जाता है। 25 जून को डे ऑफ सी फेयर, यानी समुद्र के जो सफर है, समुद्री सफर जो है उसके मतलब एक डे मनाया जाता है वो 25 जून को। तो उसको आईएमओ जो है ना, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये समुद्र के रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट होती है ओशंस के रिलेटेड उसको कैटर करती है।
तो इनोवेशन फोरम जो है उसकी मीटिंग जो है ये इसके एमसीक्यूज आ सकता है 29 सितंबर को ये हुई, ये आपने देख लेना नॉर्वे में हुई है। तो जितनी भी समर्ट्स होती हैं, समर्ट उसका फेवरेट एग्जामिनर का एरिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये उसने कई दफा तो इसका जो एप्लीकेशन पूछा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, और वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, और फर्स्ट डिप्टी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ है, और चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं। और करंट अभी यही चल रहे हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा रिटायर्ड होने वाली है, लेकिन अभी ये रिटायर्ड नहीं हुई, अभी यही करंट इसके डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर चल रही है। और गीता गोपीनाथ जो है इंडियन एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो ये भी बड़ी न्यूज में भी रही है गीता गोपीनाथ, इसका एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो पीरे ओलिवर है, ये भी पहले भी उसने जाना चीफ इकोनॉमिस्ट को पूछता रहा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका डे कब मनाया जाता है? अक्टूबर 14 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये कब बनती है? 23 फरवरी 1947 को लंदन में, और इसका प्रेसिडेंट जो है ओल्ड्रिको फ्रैंकी है। नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट उसका बड़ा फेवरेट एरिया है। इस दफा भी पीएमएस में से उसने क्वेश्चन उठाए हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट से। 120 कंट्रीज इसके मेंबर हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के, ठीक है। सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया इसका हेडक्वार्टर है। 1961 को ये बनी बेलग्रेड सर्बिया में, और 5 कंट्री के लीडर थे जिन्होंने इसको बनाया। सुकार्नो, ये एमसीक्यूज आया हुआ था पीएमएस में। सुकार्नो कहां से बिलोंग करता था, किस कंट्री का प्रेसिडेंट था? तो ये इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट था सुकार्नो। जवाहरलाल नेहरू इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। जोसेफ ब्रोज टीटू जो था ये यूगोस्लाविया से बिलोंग करता था। जमाल अब्दुल नासर जो है ये सेकंड प्रेसिडेंट था इजिप्ट का। 1954 से लेके 1970 तक जो है इसने प्रेसिडेंट रहा है इजिप्ट का, जमाल अब्दुल नासर। और इसकी फिर असैसिनेशन हुई थी 1970 को, ठीक है। क्वामे नक्रुमा जो है ये गाना से बिलोंग करता है। गाना से और कौन बिलोंग करता है? कोफी अन्नान, सेक्रेटरी जनरल। उसकी ड्यूरेशन क्या थी? 1997 से लेके 2006 तक। तो क्वामे नक्रुमा जो है ये गाना से बिलोंग करता था। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, ठीक है, ये होगी। नेटो आपको पता है, नेटो अभी इसके करंट 31 मेंबर स्टेट्स हैं। अभी करंट इसके 31 मेंबर है। ये अपडेट करने वाली थी, तो क्योंकि फिनलैंड ने अभी रिसेंटली 4 अप्रैल को 2023 में फिनलैंड ने ज्वाइन किया नेटो को। तो नेटो लेटेस्ट मेंबर है, इसका 31 मेंबर है। इसका 32वां मेंबर जो बनेगा वो स्वीडन बनेगा। और भी कंट्री हैं जो इसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जैसे यूक्रेन के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका काम है ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर। हाँ जी, समझ आ रही है ना? मैं व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर रहा कि हमारे पास जब स्लाइड्स हैं तो इस वजह से मैं व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर रहा। तो आगे हम कुछ सब्जेक्ट्स के लिए व्हाइट बोर्ड का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसकी मैंने एक कंप्रीहेंसिव फाइल तैयार की हुई है, तो इस वजह से मैंने ये जो है ऐड नहीं की। जब इसके ऊपर जो है ना हमारे व्हाइट बोर्ड की जरूरत अभी नहीं है। 31 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका से 2 मेंबर है कंट्रीज हैं, कनाडा और यूएसए। तो इसका ईयर ऑफ फाउंडिंग ईयर जो है वो पूछता है ब्रसेल, बेल्जियम में।
ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो मेजर नॉन नेटो अलाई 2004 में बनता है। बगदाद पैक्ट जो है वो नेटो के अंदर ही हमने साइन किया था। 1955 में तुर्की, इराक, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान और ईरान में एक मिलिट्री पैक्ट था, एक पॉलिटिकल पैक्ट था, जो कि रशिया को काउंटर करने के लिए या कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए, यही बगदाद पैक्ट जो है ये सेंटो में चेंज हो गया 1959 में, आफ्टर इराक पुल्ड आउट ऑफ द पैक्ट। फिर जो सेंटो था, पाकिस्तान ने कब इससे डिसबैंड किया, कब इससे लेफ्ट किया, 1979 को। सेंटो और सीटो जो है ये अपने कम ज्वाइन किए, कब लेफ्ट किए, ये एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट एरिया है, तो आप इसको जो है टारगेट कर लेना। 9 मई 1954 को पाकिस्तान ने सीटो को ज्वाइन किया था, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने। और सीटों से हमने कब लेफ्ट किया, 1973 को। कॉमनवेल्थ से हमने कब लेफ्ट किया, 1972 को। और 1989 में हमने रीज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ को। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक बड़ी इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बड़ी है कि जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो OECD से होती है। आज भी ये बड़ी एक्टिव है। इसके मेंबर स्टेट 38 मेंबर है। इसका ईयर ऑफ फाउंडिंग पूछा जाता है, एग्जामिनर जो है वो इसका ईयर ऑफ फाउंडिंग पूछता है, तो वो 30 सितंबर 1961 है, पेरिस फ्रांस के अंदर ये बनी। अब आते हैं ओपेक के ऊपर। ओपेक क्या है, वो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है, आपको पता है मिडिल ईस्ट में ज्यादा कंट्रीज जो है वो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, समझ आ रही है ना आपको? कोई इशू है तो काइंडली बताएं, कोई क्वेश्चन हो आपका तो जरूर पूछें। ठीक है जुनेद। ओके, तंजीला ठीक हो गया। तो मैं यही फिर कि आज इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करें ऑर्गेनाइजेशन को। जब ये चीजें आप कर लेंगे ना तो देखना आपका जीके इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जब आपको इंटरनेशनल फिर आपका CSS जो है उसका अगर आप PMS करते हैं तो वो आपको बड़ा इजी लगेगा, क्योंकि ज्यादा रिपोर्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आती है। कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फूड के ऊपर आपको कमेंट्स देगी, रिपोर्ट शेयर करेगी। सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशनों के थ्रू आती हैं। तो आपका CSS और PMS भी बड़ा इजी हो जाएगा। IR आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं। अच्छा, ये एक 13 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि 14 सितंबर को 1960 को बगदाद में बनता है। कब बनता है? 1960 को 14 सितंबर को बगदाद में बनता है। और 5 साल तक इसका हेडक्वार्टर बगदाद में ही रहता है। फिर जनाब 1965 के अंदर इसका हेडक्वार्टर चेंज होता है, वियना ऑस्ट्रिया में जाता है। क्योंकि पेट्रोलियम एक एनर्जी की किस्म है, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया वियना में। पेट्रोल जो एटॉमिक एनर्जी है वो 29 जुलाई को 1957 को बनती है, 1957 को। तो ये कब बनती है? सितंबर 1960 को बगदाद में फिर इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर होता है ऑस्ट्रिया में, वियना में, क्योंकि वो एक पीसफुल एरिया भी है। और इसका जो फाउंडर है वो जॉन पाब्लो है, ठीक है। और अब्दुल्ला तारकी है, अब्दुल्ला तारकी है और जॉन पाब्लो है इसके जो फाउंडर है। 13 कंट्रीज का ये ग्रुप है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया शामिल है, ओमान शामिल है, ईरान शामिल है।
अच्छा, तो सार्क जो है 8 दिसंबर को इसके अंदर आठ कंट्रीज है सार्क, यानी वो सबसे पहले तो काफी लोगों को इसका नाम जो बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, आपको इसका एब्रिविएशन पता होना चाहिए। उसके बाद इसका एक्रोनिम से आप इसके मेंबर याद रख सकते हैं कि नामीबिया स्पेन से, ठीक है, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नीदरलैंड। तो बांग्लादेश का, ठीक है, एक पॉलिटिशियन था जियाउर रहमान, जियाउर रहमान का ये इनिशिएटिव था 8 दिसंबर 1985 को ढाका के अंदर ये बनती है। और इसाला वीरापोलिस का भी सेक्रेटरी, रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल था, अभी इसका सेक्रेटरी जनरल गुलाम सरवर है बांग्लादेश से। इसाला वीरापोन जो था ये एक, इसाला वीरापोन जो था ये भी जून में चेंज हुआ है, इसका जो है ना गुलाम सरवर बांग्लादेश का, वो अभी इसका सेक्रेटरी जनरल है। तो इससे पहले जो है वो बाजवा जे भी वो पूछ रहा था कि इससे पहले कौन था, इसाला वीरापोन था। और पाकिस्तान ने इसके जो सेशन या समिट एज अ होस्ट किए हैं उसके बारे में, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो एग्जामिनर जो है ना उसके लिए मेन इम्पोर्टेंस जो है वो पाकिस्तान है, तो वो पाकिस्तान के रिलेटेड एमसीक्यूज पूछेगा आपसे। फोर्थ जो समिट था वो इस्लामाबाद में हुआ 2 से 31 दिसंबर 1988 को। फिर 12वां समिट जो था वो 2 से 6 जनवरी 2004 को हुआ। अभी 2014 में नवंबर में काठमांडू में हुआ लास्ट समिट। और 19वां समिट जो है वो पाकिस्तान में होना था लेकिन वो नहीं हो सका, इंडिया की जो पॉलिटिकल प्रेशर है या उनकी मोनोपोली है उसकी वजह से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आपको पता है कितनी रिपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देती है, ठीक है। तो करप्शन के रिलेटेड जब आप कोट करते हैं यहाँ के गुड गवर्नेंस में कोट करते हैं तो आप इंटरनेशनल एजेंसी को, ट्रांसपेरेंसी एजेंसी जो है इसको कोट करते हैं। इसका जो सारा सेटअप है और इस ये वर्ल्ड बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉयज थे, फॉर्मर एम्प्लॉयड थे। 1993 में उन्होंने बर्लिन जर्मनी में यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई 4 मई 1993 को। तो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो डैनियल एरिक्सन थे, ठीक है। और इसकी चेयरमैन जो थी वो डेलिया फेरेरा रूबियो है। और 2022 में सब ने म्यांमार, मॉरिटानिया, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो है ये सब 140 रैंकिंग पे थे और इनका स्कोर सबका आप देख रहे हैं 28-28 इन सब का स्कोर है। जबकि इस दफा की जो रिपोर्ट है रैंकिंग तो 140 है पाकिस्तान की, 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग तो 140 है लेकिन स्कोर 27 है। तो इसको टॉप किसने किया, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, ठीक है, उन्होंने 88 स्कोर हासिल किया। यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो 24 जनवरी को 1946 को बनता है। ये फिर यूएन एड्स है, इसका वो एब्रिविएशन भी कभी कभी आपसे पूछता है कि जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एड्स, ठीक है। तो ये इसकी एब्रिविएशन भी आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। पीटर थियोट ने इसको फाउंड किया और 1994 को ये बनती है ऑर्गेनाइजेशन जुलाई 26 को। तो अभी इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो बिनियाम, ठीक है, बिनियाम है। तो ये आप इसको दोबारा देख लेना है, जब आप इसको 2-4 दफा रीड करेंगे तो आपके ये एमसीक्यूज फिंगर टिप्स के ऊपर हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ठीक है, तो ये किसके लिए मेन काम करती है, 40 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए ये काम करती है। क्योंकि ये एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका हेडक्वार्टर जो है जितनी भी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस होगी मतलब वो सेंसिटिव चीजों को डील करेंगी।
लीस्ट डेवलप कंट्री जो है आपको पता है वहां पे अंडर होती है, तो इस वजह से उसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। जैसे कि यूनिसेफ है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और 1966 को ये बनती है, 1966 में। अभी भी इसकी यूएन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 2-4 दिन पहले इनकी रिपोर्ट आई थी फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एफडीआई के ऊपर। तो जितनी भी एफडीआई या डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं वो यूएनसीटी एडी जो है वो बनाता है, ये सजेशन देता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1964 को ये बनती है, 30 दिसंबर को। रबीका ग्रीनस्पैन जो है इसका सेक्रेटरी जनरल है। फिर यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है उसका, देखिए ड्रग्स जो हम लेते हैं उसमें एक एनर्जी होती है ना, जो भी कोई इंसान ड्रग लेता है तो नशा करता है, तो नशा किस लिए करता है, वो एनर्जी के लेने के लिए करता है। तो ये 1997 को बनी ड्रग्स एंड क्राइम्स के ऊपर एक ऑफिस बनाया गया। तो ये भी ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान में इसका मेंबर है। ये पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है सारा, हमारा जो इधर टीम है हमारे पाकिस्तान में, इसको यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स जो है इसको डील करती है। हाँ जी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। अभी जितनी भी रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट की, यूएनडीपी को आप जिक्र करते हैं कि यूएनडीपी को ये करना चाहिए, यूएनडीपी को ये करना चाहिए। तो ये भी दुनिया में जो डेवलपमेंट होती है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होती है, मेन यूएनडीपी, यूएनईपी। तो ये मुख्तलिफ इन्होंने असाइन किए हुए ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये इज द लार्जेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एड एजेंसी विद ऑफिसेस इन 170 कंट्रीज, यानी 170 कंट्रीज में इसके ऑफिसेस हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। और ये कब बनती है, 1965 में, जब हमने वार लड़ी इंडिया के साथ, नवंबर 22 में। तो इसका हेड जो है वो एचएम स्टेनर है। ये भी बड़ी दफा 2022 के पेपरों में वो पूछता रहा है इसका हेड जो है यूएनडीपी का। तो एचएम स्टैनर जो है यूएनडीपी का हेड है। क्या एचएम स्टैनर आज इंशाल्लाह हमने ऑर्गेनाइजेशंस को एंड करना है ताकि आपका प्रेशर उतर जाए। इल्म हासिल करने का तरीका जो है वो सहाबा कराम, और एक बड़े मुहद्दिस उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि सबसे पहले आपने गो थ्रू करना है। यानी आप बच्चे जब होते थे आप ऐसे करते थे कि मैं इतना याद कर लूंगा फिर आगे जाऊंगा। तो जब कि सीएसएस है या पीएमएस है या जीके है, तो जब आप मिच्योर हो जाते हैं तो तब ऐसा नहीं करते आप। तब आप एक दफा चीजों को गो थ्रू करते हैं ताकि उनका प्रेशर आपसे उतर जाए। तो जो किसी टीचर से पढ़ने का मकसद होता है वो भी यही होता है कि ये जो कंसेप्ट दुनिया में ओरिजिनेट हुआ है कि सबसे पहले गो थ्रू हुआ जाए, जल्दी से उसकी बाउंड्री डिफाइन हो जाए कि इसकी ये बाउंड्री है, फिर आप खेल सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं। आप एक दफा, पहली दफा हमारी आज इंशाल्लाह ये सारी फाइल हो जाएगी, एक आपको एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, और आप जब इसको दोबारा करेंगे, मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं अल्लाह का शुक्र है कि अभी उनको ये चीजें याद हो गई होंगी, और वो ये चीजें लोगों को भी पढ़ाया करेंगे और कोट किया करेंगे पेपरों में। तो मैंने इतनी उनको याद करवाई है, क्योंकि ये मुश्किल पार्ट है तो मैं शुरू ही यहाँ से करता हूँ। एवरीडे साइंस का पार्ट मुश्किल जो है वो विटामिन है, फूड साइंसेस है, ठीक है, तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। इंशाल्लाह कोर्स हम सारा करेंगे, लेकिन जो लीस्ट एग्जामिनर का जो मेन टारगेट है हम उसको अगर पहले जाने तो आपके लिए आसानी हो जाती है। जब आप इसको दूसरी दफा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इतना कोई बड़ा काम नहीं था, कोई मुश्किल नहीं था। तो अच्छा, यूएनईपी जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है,
वो कब एस्टेब्लिश होता है? 1972 को। अब इन्वायरमेंट का डेज मैंने आपको कुछ चीजें जैसे बताई हैं, आपने पहले ऑर्गेनाइजेशन बड़े लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया होगा कि वो डेज कहाँ से निकालता है। तो इसका भी आप देख लें, 5 जून को 1972 को नैरोबी कीनिया में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, यूएनईपी कीनिया का। मैं एक आपको और एमसीक्यूज करवाता चलूं कि एग्जामिनर का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है कि कीनिया से जो कि हमारा इक्वेटर है वो पास होता है, तो वो पूछते हैं कि साउथ अफ्रीका का वो कौन सा कंट्री है जहां से इक्वेटर पास होता है। ठीक है, इसकी हेड जो है वो इंगर एंडरसन है। एंडरसन की कोट औरत है, तो ये कोट भी देती रहती है। मुख्तलिफ जो एनवायरनमेंट के ऊपर डेवलपमेंट होती है या उसकी कोई नीड होती है, कोई इश्यू होता है, तो उसके ऊपर इसकी कोट आती है। तो आप एंगर एंडरसन अगर आपको पता है तो इसको आप कोट भी कर सकेंगे। यही फर्क होता है एक जो लोग पास करते हैं सीएसएस या पीएमएस, कि वो राइट सोर्सेस को कोट करते हैं। ओनली वन अर्थ इसका थीम है 2000। ये पीएमएस में क्वेश्चन भी आया, पीएमएस में ये क्वेश्चन आया कि इसका जो एनवायरमेंट का डे था वो किसने होस्ट किया 2022 का 5 जून को, तो वो पाकिस्तान ने होस्ट किया था 2022 का एनवायरमेंट डे जो है। इस दफा 2023 का जो थीम था वो था प्लास्टिक को, मतलब रिमूव प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के लास्ट के था, प्लास्टिक के रिलेटेड था कि प्लास्टिक को रिमूव करना कोई एक एम होता है, पीछे उसकी थ्योरी होती है। जैसे ओनली वन अर्थ है, ये 2022 का थीम था। 2023 का थीम क्या है? प्लास्टिक के ऊपर, कि प्लास्टिक को डंप करना या उसको ऐसा खत्म करना या उसको रीयूज करना, इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर था थीम जो था 2023 का। तो ये देखें कितने आपके एमसीक्यूज हो गए हैं। अब यूनेस्को जो है, अब एजुकेशन के रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं या कल्चरल साइट्स होती हैं हमारी, जैसे कि मतलब बादशाही मॉस्क है या शाही किला है, ये हमारी कल्चरल साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो इनके ऊपर यूनेस्को काम करती है। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर यूनेस्को काम करती है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में है। तो इल्म के लिहाज से जो है ना, पेरिस फ्रांस, ये जितने भी फिलोसफर है, फ्रांस में बड़ी आज़ादी है, तो ज्यादातर लोग जो थे वो फ्रांस, फिलोसफर फ्रांस फ्रांस की तरफ मूव करते थे। तो इसकी वजह से फ्रांस की एक हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल एक कंट्री है यूरोप के अंदर, तो उस वजह से इसका हेडक्वार्टर वहां भी है। नवंबर 16 1945 को फाउंड ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई। और साइंस के रिलेटेड जो डे मनाया जाता है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसका हेड कौन है? इसके हेड कौन है? एड्रे अजीलो, डायरेक्टर जनरल आप कह लेंगे, हेड क्या है। ठीक है, अब आती है इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ईपी एक इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी। इन्वायरमेंट के रिलेटेड पहली डेवलपमेंट जो होती है वो 1972 को होती है। यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर आप क्लाइमेट के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं तो आप इसको जरूर कोट करें। इसके सिग्नेटरी जो है 145 है। ठीक है, तो इसका जो ड्राफ्ट बना वो 1930 अप्रैल को न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस हुई एनवायरनमेंट के रिलेटेड। कब? 30 अप्रैल को 9 मई तक। आपको पता है 9 मई पाकिस्तान में कितना मशहूर है। 9 मई जो है, 9 मई तक ये मीटिंग चलती रही। तो उसमें फिर डेवलपमेंट हुई और रियो डी जनेरो जो है वो एक सेशन हुआ जून के अंदर, ब्राजील के अंदर। रियो डी जनेरो जो है वो ब्राजील का एक सिटी है, वहां पे इसकी डेवलपमेंट हुई 1992 में। 150 कंट्री ने साइन किया। 12 जून तक 154 कंट्री ने साइन कर लिया था। 12 जून तक कितने कंट्री ने साइन कर लिया था? 154 ने। तो ये इफेक्टिव और ड्राफ्टेड। अगर आप पीपीएससी का कोर्स देखें, पीएमएस का कोर्स देखें, तो उसमें यूएनएफसीसी को
मेनली कोट किया हुआ है। तो ये जो जीके है उसका मेन कोर्स है, अब कहने के कोर कोर्स है इसका। तो पहले ड्राफ्ट बनता है 9 मई को, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है, जो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस की न्यूयॉर्क में, तो उसके वहां भी एक ड्राफ्ट बन गया। ड्राफ्ट बना तो फिर 2 साल बाद वो इफेक्टिव हुआ 21 मार्च को 1994 को। तो ये सारा काम किसी जो क्लाइमेट को डील करने के लिए, ये दोबारा अच्छा। फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। आपको पता है पॉपुलेशन एक सेंसिटिव इशू है दुनिया में। 8 बिलियन पॉपुलेशन होती है, हम दुनिया का 5वां बड़ा कंट्री बन गए हैं। तो पॉपुलेशन एक, क्योंकि कितने लोग जो है वो फूड की वजह से महरूम है, तो बच्चे अगर हो गए वो कितने सेंसिटिव है, वो उनके रिलेटेड कोई जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, पॉपुलेशन हो गई, ये सेंसिटिव चीजें हैं। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये कब बनती है? 1969 में। नतालिया कानम जो है इसकी हेड है। 8 बिलियन जो है 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और पिछले साल जो थीम में फॉलो हुआ वो 8 बिलियन, a world of 8 billion towards a resilient future for all, harnessing opportunities, ensuring rights and choices for all। ये थीम था। तो थीम एग्जामिनर का फेवरेट है, इस वजह से पुट किया हुआ है यहाँ पे। 2022 का थीम जो है वो ये था। फिर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी जो है वो 14 दिसंबर को 1910 को 1950 को फाउंड हुई। इसका हेड जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है दुनिया में ना। अभी आपको पता है ये वो जो कश्ती डूबी है, वो जो कश्ती डूबी है आपको पता है, तो उसके लिहाज से फिलिप्पो ग्रैंडी जो है दुनिया में बड़ा फेमस है। न्यूज में बड़ी टॉक हो रही है फिलिप्पो ग्रैंडी जो है, या माइग्रेशन के ऊपर बहुत बोल रहा है। फिलिप्पो ग्रैंडी के दुनिया को, जैसे इटली है, नीदरलैंड है, यूरोप की कंट्री जो है, कि उनको माइग्रेशन या रिफ्यूजी को फंडामेंटल राइट्स के तहत प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उनको कंट्री से निकालें या उनको नुकसान पहुंचाएं। तो फिलिप्पो ग्रैंडी जो है, ठीक है, ईच ईयर 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। राइट टू सीक सेफ्टी, मतलब जो रिफ्यूजी है ना, इधर से कंट्री, हमारी कंट्री से जो लोग जाते हैं, इटली है, इटली सबसे ज्यादा जो है वो रिफ्यूजी कैटर करता है। ठीक है, यूनिसेफ, यूनिसेफ मैंने आपको बताया 190 कंट्री है इसके अंदर। यूनिसेफ में 190 कंट्री हैं और ये एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन ये आते इसका हेडक्वार्टर जो कहाँ पे बनता है? न्यूयॉर्क में। तो इसकी हेड जो है वो कौन है? कैथरीन रसल है। तो बच्चों के रिलेटेड अभी यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 27 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल है। 22.5 मिलियन पहले थे आउट ऑफ स्कूल, इकोनॉमिक सर्वे ने भी बताया और यूनिसेफ ने, लेकिन फ्लड ने 27 मिलियन कर दी है। फ्लड की वजह से तकरीबन 4 मिलियन जो है बच्चे वो स्कूलों से छोड़ गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेड्रोस एडानॉन जो है ये डायरेक्टर जनरल है। 7 अप्रैल को 1947 को जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अब देख रहे हैं इसके नाम से, इसके साथ से पहले वर्ल्ड आता है और एंड कहाँ पे होता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो इस वजह से जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, अटेनमेंट बाय ऑल पीपल, ठीक है, ऑफ द पॉसिबल, ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। हेल्थ के ऊपर एक डेफिनेशन एमसीक्यूज भी आता है। कई दफा बड़े लोगों को उसने कंफ्यूज किया है कि किसी किस्म की भी एक इंसान की जो जिंदगी में एक कमी है,
जो वो लाइफ का मतलब लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, तो वो एक किस्म का बीमार ही है। वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी वर्ल्ड से स्टार्ट हो रही है एंड कहाँ पे हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनता है, जिनेवा में। ठीक है, 23 मार्च 1950 को ये बनती है और इसका प्रेसिडेंट जो है वो गरहार्ड है। ठीक है, जर्मनी से बिलोंग करता है। अब वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वहां में डेवलपमेंट के काम करता है, पॉवर्टी रिमूव करता है। ये भी एमसीक्यूज उसने पूछा था कि वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, पॉवर्टी रिमूव करना, डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, आईएमएफ का काम क्या होता है, लोन प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, वो जो इकोनॉमिक प्रोग्राम होते हैं उनको करना। जबकि वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट करवाता है। तो ये भी एमसीक्यूज बड़ी दफा उसने पूछा कि किन कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये मार्जे वजूद में आया है। तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस है न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जुलाई 1944 में ये बनती है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया, ये बड़ा एमसीक्यूज लोगों को कंफ्यूज करता है। 11 जुलाई को 1950 को पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को ज्वाइन किया, 11 जुलाई को। ठीक है, अजय बांगा जो है अभी इसका प्रेसिडेंट, पहले इसका था डेविड माल्पस। जैसे कि सारा वीरा कौन जो है वो चेंज हो गया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह आपने इनके ऊपर नजर रखनी होती है। अजय बंगा जो है ये 2 जून को इसका प्रेसिडेंट बने हैं 2023 से। तो ये भी इंडियन है। आप देख लें कि इंडिया कितना हमारे से आगे चला गया है। आईएमएफ में उनका बंदा है गीता गोपीनाथ जो है, और वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन है। ठीक है, 2007 में ये यूएसए में गया, एक बिजनेसमैन था, तो इकोनॉमिस्ट था। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म, स्पेन जो है ना दुनिया में टूरिज्म के लिहाज से मशहूर है। आप किसी और चीज से पूछें तो वो आपको बताएगा कि स्पेन जो है वो कितना फेमस है या कितना वो फैसिलिटेट करता है टूरिज्म के लिहाज से। हमारे ये जो माइग्रेंट्स आते हैं इधर से लोग डंकी के थ्रू, इलीगल वे के थ्रू, तो वो ज्यादा उनके पास जो पेपर होते हैं वो स्पेन के होते हैं। तो स्पेन जो है वो टूरिज्म में मशहूर है। मैड्रिड, ठीक है, 1946 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सेक्रेटरी जनरल जो है वो जुराब, ठीक है, पोलो लिकाशविली है। फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आप देख लें, इसके स्टार्ट में शुरू होता है वर्ल्ड और एंड कहाँ पे हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये कब फाउंड हुई, जुलाई 14 को 1967 को। और डैरेन टेन जो है ये भी बड़ी दफा वो पूछ चुका है, मैंने इनको स्पेशल हाईलाइट किया है जैसे रेड से कलर से, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एससीओ जो है आपको पता है इसका हम डायरेक्ट जो है पाकिस्तान से ये रिलेट करती है। तो एग्जामिनर कहेंगे एक फेवरेट एरिया है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन। तो ये पहले 5 कंट्री थे, उन्होंने मिलकर शंघाई कोऑपरेशन बनाई। दुनिया का ये 60% एरिया कवर करती है। शंघाई कोऑपरेशन जो है दुनिया में बड़ी फेमस अभी ये चल रही है। और दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो 40% पॉपुलेशन काउंटर करती है, क्योंकि 1.42 बिलियन चाइना की पॉपुलेशन है, 1.42 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है, फिर रशिया इतना बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान इतना बड़ा कंट्री है, तो 40% पॉपुलेशन दुनिया की। तो ये एमसीक्यूज आता है इसमें, जैसे ये इसमें ऐड की हुई है। तो एरिया कितना कवर करती है, यूरोप और एशिया का, क्योंकि रशिया जो यूरोप के अंदर भी आता है। रशिया के मतलब एक क्वेश्चन आता है कि रशिया दुनिया का कितना हिस्सा कवर करता है। 1/8 एरिया जो है, 8वां हिस्सा जो है दुनिया का
वो रशिया कवर करता है। ठीक है, 2007 में 15 जून को ये बड़ी दफा उसने पूछा है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, चाइना में। और पाकिस्तान और इंडिया ने कब ज्वाइन किया? 2017 में। ठीक है, 2017 में पाकिस्तान ने और इंडिया ने फॉर्मली ज्वाइन किया इसे। अभी ईरान भी इसका मेंबर बनने जा रहा है। फिलहाल इसके 8 मेंबर हैं और इसका 9th मेंबर जो है वो ईरान होगा। ठीक है, और इसका सेक्रेटरी जनरल जो है वो जैंग मिंग है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है। फिर इसका एक समट आता है, आगे इंशाल्लाह आ जाएगा समट। 2022 का समट जो है ये कौन होस्ट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट उसने एमओडी के एडी के पेपर में पूछ लिया था। नवंबर में पेपर हुआ और सितंबर में ये कॉन्फ्रेंस हुई, 15 से 16 सितंबर। ठीक है, समरकंद उज्बेकिस्तान में 2022 में। तो ये उसने एमओडी ने एडी के पेपर में पूछा हुआ था। ये इसकी कंट्रीज हैं, ये आपने जाना। अच्छा, आसियान जो है, आसियान 10 मेंबर स्टेट्स हैं साउथ एशिया में। आसियान अभी इस दफा भी पीएमएस में उसने लोगों को कंफ्यूज किया आसियान से कि आसियान जो है वो कितने मेंबर है, उसने बांग्लादेश इसका नाम दे दिया। तो लोगों को पता ही नहीं चला कि बांग्लादेश इसका मेंबर है या नहीं है। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये इसका नाम है। अभी लोगों को वही कंफ्यूज कर दिया, तो उन्होंने बांग्लादेश भी, मतलब बांग्लादेश उसके अंदर था कि कौन सा इसका मेंबर नहीं है। तो बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री था जो इसका मेंबर नहीं था। जो पीएमएस का पेपर है ना 2023 का अभी जो हुआ है, ठीक है, तो इसकी फाउंडेशन कब हुई? अगस्त 8 को 1967 को इंडोनेशिया इसमें बैंकॉक थाईलैंड में, और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अभी इसका जो इसका भी फिर समट आता है। इसका जो समट अभी लेटेस्ट चल रहा है, इसका साल में 2 समट होते हैं। इसके साल में 2 समट होते हैं। वर्ल्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साल में 2 समट होते हैं। तो 40 एंड 41 जो था 2022 में 11 नवंबर को कंबोडिया ने होस्ट किया। तो कंबोडिया जो है उसका संदेश, ठीक है, आका जो है वो उनका लीडर था जिसने इसको होस्ट किया। तो ये एमसीक्यूज है। कंबोडिया आपने नहीं बोलना। कंबोडिया का कैपिटल क्या है? फून पेन। ठीक है, ये फिनम पेन भी है, मैंने उसको थोड़ा याद रखने के लिए फून पेन जो है ना, अब उससे याद रख सकते हैं, आसान है। जब चीजें आपने कंसेप्ट से की हुई हो तो फिर मसला नहीं बनता। ठीक है, ये उन्होंने जो पोस्टर बनाया हुआ था, ये देखें, इसका कैपिटल है फोन पेन जो है ना, वहां पे हुआ कंबोडिया में। ठीक है, तो 40वां और 41वां जो है 2022 में हुआ। अब ओआईसी जो है, ओआईसी में 48 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। 25 नवंबर को, ठीक है, 1969 में ये बनी। इसका हेडक्वार्टर जो है जद्दा में है। इसके हेडक्वार्टर के बड़ी दफा उसने एमसीक्यूज पूछा है कि ओएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो जद्दा में इसका हेडक्वार्टर है, सऊदी अरेबिया में। इसकी लैंग्वेज जो है अरेबिक, इंग्लिश, देखिए फ्रेंच है। कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड है। बाकी इसका सेक्रेटरी जनरल का बड़ी दफा उसने एमसीक्यूज पूछा है, क्योंकि ये 5 ईयर की टर्म है। तो हुसैन इब्राहिम ताज जो है ये चाद से है। 2022 के पीएमएस के पेपर में उसने ये पूछा था कि हुसैन इब्राहिम ताज है वो किस कंट्री से है। तो वो चाद कंट्री है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चाद एक कंट्री है, वहां से बिलोंग करता है।
ओवैसी का समिट जो है 2022 में 48वां समिट हुआ। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के रिलेटेड डेवलपमेंट होगी वो आपका मेन प्राइम फोकस होना चाहिए। तो 48 सेशन जो इसका हुआ, पार्टनरिंग फॉर यूनिटी जस्टिस डेवलपमेंट, वो उसका थीम था, उसका लोगो था, अब कह लें जब स्लोगन था, पार्टनरिंग फॉर यूनिटी जस्टिस एंड डेवलपमेंट। 23 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में हुआ था। इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा, एफपीएससी के पेपर में ब्रिक्स को बड़ी उसने रगड़ा दिया है, मतलब बार बार ब्रिक्स के ऊपर उसने एमसीक्यूज दिए हैं। ब्रिक्स का जो इसका नाम था ना, भी मैं बिल्कुल लिख भी देता हूँ। ब्रिक जो है ब्राजील, ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना, ये इसके मेन मेंबर थे। ब्रिक जो है ये इसके मेन मेंबर थे। 2001 में, ठीक है, नील नाम का एक इकोनॉमिस्ट था, उसने इसका नाम प्रपोज किया था ब्रिक। ये दूसरी कंट्री जो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है, ये कंसीडर किया जाता है कि 2050 तक ये दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में आएंगे। ये कंट्री जो है चाइना, रशिया, इंडिया और ब्राजील। फिर इन्होंने उसको ऐड कर लिया साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को भी इन्होंने ऐड कर लिया, तो ये पूरा ब्रिक्स जो है इसके अंदर एस भी आ गया, ब्रिक्स। अभी ब्रिक्स जो है इसका फुल नाम और इसका फॉर्मेशन इसकी जो होती है 2006 में होती है, लेकिन पहला समिट जो है वो 2009 में होता है। रशिया इसको होस्ट करता है। अभी जो इसके समिट आ सकते हैं 2021, ये एग्जामिनर के फेवरेट समिट चल रहे हैं। 2021, 2022, 2023। 2021 जो है वो 13 नंबर था उसका, और वो इंडिया ने होस्ट किया था। और 14 नंबर जो है वो चाइना ने होस्ट किया। 14 नंबर जो है वो चाइना ने होस्ट किया। 15 नंबर जो है वो साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी अगस्त में आएगा इसका समिट। पहले जून में हो जाते थे, ये 22 जून को हुआ है। 22 जून को, ठीक है। ये 13 नंबर 2021 में इंडिया ने होस्ट किया है, ठीक है। अभी एससीओ का एमसीक्यू भी हम लेटेस्ट कर लेते हैं कि 2023 का समिट जो है, 2023 का समिट वो भी एससीओ का इंडिया होस्ट कर रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2023 का वो भी इंडिया होस्ट कर रहा है। G20 जो है, G20 जो है, G20 ऑर्गेनाइजेशन 2023 में वो भी इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है। यानी इंडिया 2023 में एससीओ भी दुनिया की बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन उसको भी होस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर G20 को भी होस्ट कर रहा है। वो उसका टूरिज्म जो सेमिनार था, कॉन्फ्रेंस थी, उसने श्रीनगर में उसको होस्ट किया। और जो वर्ल्ड कप है ये होता है कंट्री की प्रोग्रेस। इंडिया की मतलब $200 बिलियन उनकी सिर्फ आईटी की ट्रेड है। आपकी 2 बिलियन सिर्फ ट्रेड है, हमारे मुकाबले उनसे है। हमारा मुकाबला उनसे चल रहा है। हमारी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो कितनी है, 2 बिलियन, और उनकी 200 बिलियन है। इतना वो हमारे से आगे चले गए।
तो इसी तरह जब चीजें इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, तो वो कंट्री जो है फिर अपना इमेज बढ़ाता है चीजें होस्ट करके। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि कतर ने कितना पैसा लगाया फीफा के ऊपर। तो ब्रिक्स जो है वो फॉर्मली कब बनती है? 16 जून को 2009 को। आगे G20 आता है, G20 का G7, मतलब दुनिया के 7 बड़े चौधरी जो है उनका ग्रुप है। ये भी है 5 चौधरियों का ग्रुप था, इसमें 7 दुनिया के चौधरी आते हैं। इसका 2 कंट्री जो है वो नॉर्थ अमेरिका से है, कनाडा और यूएसए। एशिया से कौन है? सिर्फ जापान है। और बाकी 4 कंट्री जो है वो यूरोप की है, यानी फ्रांस, इटली, ठीक है, जर्मनी, यूके। आपको पता है लोग ज्यादातर जो मूव कर रहे हैं लोग वीजा के थ्रू, वो भी इन्हीं 7 कंट्रीज में ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा बड़ा है, चीजें आप जल्दी तरक्की कर सकते हैं। तो ये कब बनती है? G7 जो है 1975, 1975 में ये बनती है और इसके रेगुलर फिर समिट्स हो रहे हैं। तो अभी इसका जो समिट हो रहा है 2022 में और 2023 में, फिर 2021 में, इसके समिट भी आपको पता होने चाहिए। इसके समिट जो है 2021 आपको पता होना चाहिए, 2022 आपको पता होना चाहिए, 2023 आपको पता होना चाहिए। मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं तो आपको समझ आ रही है? हाँ जी, अमीर हमजा आप बताइएगा काइंडली। अब आवाज ठीक आ रही है आपको? अभी थोड़ा सा पेशेंस आपने रखना है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस आपने रखना है, बिल्कुल एंड होने वाली है। घबराना नहीं है, खान साहब की तरह वो कहते हैं ना। तो इल्म जो है ना ये लंबे जमाने लेता है। ये कोट है एक फिलासफर की कि इल्म जो है वो लंबे जमाने के बाद आता है, तो मुश्किल होती है इसमें। अच्छा, 2021 जो है वो कॉमनवेल्थ यूके में हुआ है। ठीक है, उस वक्त बोरिस जॉनसन पीएम था। 2022 में जो हुई है, ठीक है, नवंबर में, जून में, बल्कि जून में 2022 में वो जर्मनी ने होस्ट की है। फिर इनका नंबर बड़ा कम होता है क्योंकि ये 1975 में बनी है ना, 1975 को। तो इसका 48 समिट जो है वो 2022 में होता है, 48 समिट 2022 में, और 47 जो है वो 2021 में होता है। ठीक है, 47 जो समिट है वो 47 जो है ये भी बड़ा उसका फेवरेट है 47, तो ये आपने देख लेना है। अभी जो 49 समिट इसका होगा, 49 यानी 2023 का जो एक करंट अफेयर एमसीक्यू है, बिल्कुल ये रीसेंट डेवलपमेंट हुई है। यानी 49 समिट जो है G7 का, वो जनाब जापान ने किया है, हिरोशिमा में, जापान में मई में हुआ है। मई में समिट हुआ है 2023 में, G7 का 49 समिट हुआ है। ठीक है, हिरोशिमा जापान में। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, आगे भी आ जाए। ये G7 का मैंने अपडेट किया है।
ठीक है। 19 से 21 मई 2023 को हिरोशिमा में हुआ है, ठीक है। और इनका पीएम जो है कौन है? फोमियो किशिदा। इनका पीएम जो है फोमियो है। फोमियो ने इसको होस्ट किया है, यानी जो कंट्री का हेड होता है वो होस्ट करता है, ठीक है। एक जगह का पूछ लेता है कि उस कंट्री में जो उसका नंबर जो सबमिट हुआ है वो कौन है, उस जगह को पूछ लेता है जहाँ पे उस कंट्री की लोकेशन जो थी उसका वो पूछ लेता है, हिरोशिमा की। फिर उस कंट्री का जो एक हेड होता है उसका वो पूछ लेता है कि फूमियो किशिदा, ठीक है। अभी खत्म होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल आपने घबराना नहीं था, ठीक है। कोप 27 जो है, कोप 27, ठीक है। कोप 27 जो है, कोप 27 ये भी बड़ा अहम है। इसको भी आपने ऐसे ही याद रखना है। 2021 2021 का कहां पे हुआ, 2022 का कहां पे हुआ और 2023 का। क्लाइमेट की जो कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ज्यादा फेमस है, उनके ऊपर बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है दुनिया के अंदर। तो 2021 का जो हुआ था वो ग्लासगो के अंदर हुआ था, 2021। और 2000, ठीक है, और उसका नंबर क्या था? कोप 26। उसका नंबर क्या था? कोप 26। 2022 में जो हुआ वो 6 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक, ये सीएसएस एमसीक्यूज भी आया था 2023 के पेपर में, करंट अफेयर के पेपर में, ठीक है। 2022 में शर्मल शेख उनका सिटी है, ठीक है। शर्मल शर्मल शेख सिटी अजीब का, तो अजीब का सिटी था शर्मल शेख, ठीक है। शर्मल शेख जो है वहां पे समझ आती है। अभी 2023 का कहां पे होगा और उसका नंबर, इसका नंबर क्या था? को को 27 का। अभी जो दुबई में होने जा रहा है, इस साल दुबई में जो होने जा रहा है उसे हम कहते हैं को 28। ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर होगा और ये भी दुनिया में बड़ा डिस्कस हो रहा है। को 28 जो है, तो ये भी आपने कर लेना। को 28 जो है दुबई में हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, बस एंड में होना नहीं है, ठीक है। ये देखिए अभी हम नीचे से शुरू कर लेते हैं ताकि आप बोर ना हो। ये बड़ा मुश्किल पार्ट था जो मैं आपको करवा रहा हूँ। आज हमारा खत्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अभी भी न्यूज में चल रहा है ये जीएसटी स्टेटस जो है ना, यूरोपीय यूनियन ने जो पाकिस्तान को दिया था, अभी भी ये चल रहा है क्योंकि इस साल ना 31 दिसंबर को ये खत्म हो जाना है। पहले तो यही था कि जब ये खत्म होगा तो जब ये खत्म होगा तो 10 ईयर की स्कीम जो है ना फिर दोबारा वो मिल जाएगी, लेकिन अब मे भी 4 साल की मिले। तो ये इसकी ड्यूरेशन खत्म कब होनी है? 31 दिसंबर 2022 को, ठीक है। और इससे जो है ना हमें कितना फायदा हुआ है यूरोपीय यूनियन मार्केट का? 65%। और ये कब हमें मिला था? 2014 को। ये एमसीक्यूज आप पीपीएससी के पेपर उठाएंगे आपको पता चलेगा कि कितनी दफा उसने ये रिपीट की है।
GSP स्टेटस जो है, जनरलाइज स्पेशल स्टेटस जो है। अभी यूरोपीय यूनियन जो है, ठीक है, इसके 27 मेंबर है। 1993 को मास्ट्रिक्ट एक ट्रीटी था, उसके थ्रू ये बनी। और इसका एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के एक इसकी काउंसिल है, यूरोपीय यूनियन काउंसिल, और एक कमीशन है। दोनों के प्रेसिडेंट है, कमीशन का प्रेसिडेंट और काउंसिल का प्रेसिडेंट। अभी इनके नाम आपको बता दें। काउंसिल का प्रेसिडेंट चार्ल्स है, और ये बड़े कंफ्यूजिंग है। काउंसिल का प्रेसिडेंट है चार्ल्स माइकल, और कमीशन का प्रेसिडेंट है उर्सुला वंडर लीयन, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन की 3 मेन लैंग्वेज है। उसका मोटो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। नीदरलैंड के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था, मास्ट्रिक्ट, ठीक है, 1993 को नवंबर 1 को। तो इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 447 मिलियन पॉपुलेशन है। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? ये चाइना की 1.42 मिलियन। आगे ईसीओ आ जाती है, ये पासपोर्ट है, आपने याद रख लेनी। ईसीओ तेहरान में बनी, ठीक है। ईसीओ जो है ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है कोर्स में, क्योंकि ये पाकिस्तान के रिलेटेड है, पाकिस्तान इसका मेंबर है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर पाकिस्तान हो, जो हमारे रीजन के अंदर हो, उसकी मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंस जो है एग्जामिनर के लिए बहुत ज्यादा होती है। ईसीओ 1985 में बनी तेहरान में, ठीक है। और यही इसका मेन हेडक्वार्टर इसका तेहरान में है, ठीक है। यहाँ तक जनाब हमारा सफर था। अब आप बताएं कि कैसे ये आज का लेक्चर रहा आप सब के लिए। ठीक है, ये इन गेम्स मैंने मतलब नोट्स इसलिए बनाए थे ताकि ये चीज़ें भूलने वाली बड़ी होती हैं, कि ताकि आप दोबारा बार बार इसको रीड करें और आपको याद हो जाए। अगर इनकी स्लाइड्स नहीं तो बाकी जो है ना, हम इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो करेंगे टॉपिक बोर्ड के ऊपर भी, टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट को लेके करेंगे। ये आप समझे कि जो लोग पीएमएस की तैयारी जीके की भी कर रहे हैं, आपका काफी कोर्स जो है वो जीके का भी कवर हुआ। हाँ जी, मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ कि कोई आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग हमारे सेशन जो है, तो अभी आप पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके साथ नंबर शेयर कर दिया है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, करंट अफेयर नूर हयात राजा साहब, करंट अफेयर जो है इसको हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे। मैं इंशाल्लाह आपको यकीन से कह रहा हूँ कि करंट अफेयर जो है आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। मतलब इसकी जितनी भी चीजें हैं, अब जितने भी टेस्ट होते हैं ना, एग्जामिनर को भी पता है कि आपने पास मटीरियल जो है ना ज्यादातर लोगों ने क्रैक कर लिया हो। करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप लोगों को मतलब उनसे कॉम्पिटेटिव एज ले सकते हैं। तो ये एग्जामिनर भी करता है। पिछली दफा 2022 में वो 25-30 एमसीक्यूज तक भी जाता है। करंट अफेयर में वो 25-30 एमसीक्यूज तक जाता है। मतलब 100 एमसीक्यूज में से 30 एमसीक्यूज तो वो करंट अफेयर तक जाता है, जो एफपीएससी के टेस्ट पिछले साल 2022 में हुए थे। और बिल्कुल सारे सब्जेक्ट जो है ना, उनके ऊपर सारे के ऊपर फोकस करेंगे। इसको मेन हमारा आज पोर्शन हो गया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा साथ करते रहेंगे। अभी मेन हम जो है ना 7 सब्जेक्ट कवर करेंगे। इसको हम साथ
क्या ना एज अ टेस्ट डेली बेसिस पे डोज जो है वो ग्रुप में भी आपसे शेयर होती रहेगी। जैसे एक दफा हम नोबेल प्राइज कर लेंगे, एक दफा हम स्पोर्ट्स कर लेंगे, ठीक है। फिर नेपाल के साथ हमारी जो डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान में जो लेजिस्लेशन हुई है, तो जो भी चीजें हैं पाकिस्तान के लिहाज से जो डेवलपमेंट हो रही है, कोई फेमस कोई जो इंसान है, पर्सनैलिटी है, वो फोर्थ हुआ है तो उसको वो हम कर लेंगे। तो मेनली इंशाल्लाह है ना, सबसे पहले हम FIA को टारगेट करेंगे। मैथ आपका जो है वो टेंशन, मैथ आपकी टेंशन नहीं रहेगी। करंट अफेयर जब आपका सारा हो जाएगा तो एवरीडे साइंस आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा। ये मेन मुश्किल पार्ट जो है ना इंग्लिश की, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे वाइज ये चीजें कर लेंगे, मैं आपको फाइल सेंड करूंगा जो होगी उसका सोर्स भी रहा है, जहां से वो इतने पेपर बनाता रहे इंग्लिश का। जी बिल्कुल नूर, याद इंशाल्लाह हम इसको ही टारगेट करेंगे। आप देख लीजिएगा जिस दिन पेपर होगा, आप बताएंगे सब लोग कि कितना मतलब इजी वो आपके लिए रहा होगा। एवरीडे साइंस बड़ा मैं आपको कम्प्रीहेंसिव करवाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एवरीडे साइंस जो है वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव करवाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी ये सेशन पढ़ने के बाद आपका PMS का जीके जो है ना वो फियर भी खत्म हो जाएगा और आप 70+ PMS के जीके में नंबर लेंगे। जी नूर याद, वेलकम, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह जो है ना। ठीक है जनाब, अभी हम इसको क्लोज करते हैं। अभी मटेरियल इंशाल्लाह जो है ना के साथ हम फाइल शेयर कर देंगे, फाइल हम शेयर कर देंगे, ठीक है। आप पढ़ें, तैयार करें।